ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का योग मार्च के मध्यकाल में किस प्रकार का रहेगा वो आपको समझना चाहिए। देखिए, मार्च के महीने में जो पिछले फरवरी में बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन हुआ और उसी का प्रभाव अब आपको देखने को मिलेगा मार्च के महीने में। और मार्च का महीना स्वयं भी बहुत सारे विचित्र ग्रहों का योग बना रहा है। वर्षों बाद एक ही राशि में इतने सारे ग्रह एकत्र होने जा रहे हैं, वर्षों बाद। जी हाँ, पंचग्रही योग, चतुर्ग्रही चौकड़ी लग के तैयार हो जाएगी मार्च के ग्रहों की। एक विशेष रूप आपके चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें। और वहीं चतुर्थ भाव में चार ग्रह, पहले तीन ग्रह एकत्र चल रहे हैं, फिर चतुर्ग्रह चौकड़ी हो जाएगी, पहले तिगड़ी फिर चौकड़ी और फिर पंचायत। जी हाँ, आप समझे, एक ही भाव में इतने सारे ग्रह। सुख में आपके लिए आपके घर में आपका जो चतुर्थ भाव, सुख का भाव, घर का भाव, मकान का भाव, जमीन जायदाद का भाव, माता का भाव, तो विशेष तौर पर धनु राशि वालों थोड़ा सावधान होकर चलने की ज़रूरत है। ये सारे ग्रहों का योग कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा शांत करने के योग बनाना चाहिए आपको। और बृहस्पति महाराज वैसे ही आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहाँ बैठे हुए हैं? छठे भाव में चल रहे हैं, शत्रु भाव में चल रहे हैं। बुद्धि जो है ना, वो आपके विशेष तौर पर जो है वो आपकी ही शत्रु बनी बैठी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसा योग बन रहा है आपके लिए, तो बुद्धि को थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए, बुद्धि को सही दिशा में डालने का प्रयास कीजिए, सही गुरु का सानिध्य लेने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। पुरुषार्थ आप कर नहीं रहे, तो अब आपको समझ लेना चाहिए क्या क्या होने के योग हैं, किस प्रकार से आपके लिए समस्या बन रही हैं, और उनका निवारण भी हम बताएंगे आपको। यदि हम देखें इस वक्त बच्चों के दृष्टिकोण से, देखिए एग्जाम के टाइम में बहुत सारी कहीं ना कहीं अनचाही हिंड्रेंसेस जीवन में आने के योग कहीं ना कहीं घुसती दिखाई दे रही हैं। कारण है बुध महाराज, आप जो हैं वो विशेष तौर पर अस्त हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं सीधी चाल चलते हुए। शुक्र महाराज भी वक्री होते जाते दिखाई दे रहे हैं। और राहु के साथ जिस प्रकार की युति इन सब ग्रहों ने बना रखी है, सूर्य वहीं पदार्पण करने का योग बना रहे हैं, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, पुरुषार्थ वाले भाव से निकलकर वो भी आपके सुख वाले भाव घर में आने के योग बना रहे हैं। तो इन सब का प्रभाव बहुत विशेष रहने वाला है, चाहे आप छोटे हैं चाहे आप बड़े हैं। तो ये योग ग्रहों का कहीं ना कहीं उठापटक की स्थिति देता है। शांत भाव से चलते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, लेकिन लाभ के रास्ते खुलता दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति को ठीक करने के योग बन सकते हैं, क्योंकि 2-3 बार गज केसरी योग का योग भी इन दिनों बनता दिखाई देगा आपको। तो कब समय अच्छा है, कब समय आगे बढ़ाने का है, कब समय पीछे बढ़ने का है, ये आपको सही समझना चाहिए। तो विशेष तौर पर धनु राशि वालों, हम पूरी तरह से हर सिलसिलेवार तरीके से आपको अपने इस चैनल में बताने वाले हैं कि आपके लिए पूरा मार्च का मध्यकाल किस प्रकार का रहेगा। तो उसके लिए कौन से खास उपाय करने हैं, आपको सही दिशा कौन सी लेनी है वो आप सही समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 मार्च की, मंगलवार का अवसर, फागुन का महीना, द्वादशी तिथि है इस दिन। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा मन मस्तिष्क इस वक्त बंधन में चल रहा है। चिंता ना करें, बहुत जल्दी परिवर्तन हो रहा है, भाग्य से बहुत सारे रास्ते बहुत जल्दी मिलने को मिलेंगे। इस दिन उस कष्ट को निवारण करने के लिए अच्छा रहेगा थोड़ा सा मंगल को ताकत दें। अभी हम ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से देखें, मंगल थोड़ा उपद्रवी हो रखा है आपके लिए। आप जिसकी भी रक्षा करने, जिसकी सहायता करने जाते हैं, आपके झगड़े गले में पड़ जाते हैं, उनकी गले, इसलिए कोशिश करें थोड़ा सा रिजर्व हो जाओ। अननेसेसरी के लोगों के पछड़े में फंसो ही मत, अपने काम से काम रखोगे तो अच्छा रहेगा। मंगलवार है, हनुमान जी का पाठ करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा है, इसी मंगल के ग्रह के दोष को निवारण करने के लिए। हनुमान जी को चोला चढ़ेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, समामनी का भोग रहेगा। साथ साथ होली का उत्सव है तो फूलों की होली का भी कार्यक्रम रहेगा। आप सादर आमंत्रित हैं। शाम को 5 बजे से ये कार्यक्रम आरंभ होगा दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में। आमंत्रित करना हमारा प्रभाव, हमारा क्षेत्र है, हम कर सकते हैं आप सबको आमंत्रित। आप आइए, आनंद भाव से भगवान का दर्शन करें, माँ भगवती दुर्गा की उपासना करें। सुंदर शिव विग्रह है, उनकी सानिध्य में आनंद भाव से प्रोग्राम चलता है। आप भी आएंगे तो अच्छा रहेगा। इस दिन भौम प्रदोष भी है। जिनके जीवन में ऋण कभी परेशान करता है बहुत ज़्यादा, उनको उतरता ही नहीं है, तो ऐसे में जब भी भौम प्रदोष आए तो मंगल के ऋणमोचन स्तोत्र का पाठ करते हुए गुड़ के जल से शिव, विशेष तौर पर नर्मदेश्वर शिवलिंग पर भगवान का अभिषेक कर लेना चाहिए। देव कृपा से कुछ ना कुछ रास्ता बनता है, और हमने प्रत्यक्ष देखा है। जिन लोगों ने भी 3-4 बार किया, जब ये प्रदोष, भौम प्रदोष का योग बना, भगवान की कृपा से बिल्कुल निवृत्ति का मार्ग बन जाता है। करना चाहिए विश्वास कर कर। अविश्वास से करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है।
12 तारीख बुधवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है इस दिन। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का समय सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही बन के आ रहा है आपके लिए, और जो आपके बने बनाए काम को कहीं ना कहीं लाभ की तरफ ले जा सकता है। सुंदर भाग्य से रास्ते बनते दिखाई देंगे आपकी राशि दृष्टिकोण से, भाग्य से सरलता बनती दिखाई देगी। मन मस्तिष्क जितना सरल होगा ना उतना लाभ बनेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस वक्त बुद्धि आपकी शत्रु बनी बैठी है, शत्रु कहीं ना कहीं घेर सकते हैं आपको, तो इतनी सरलता मत अपनाइएगा विशेष तौर पर कि जो सामने आपकी जेब काटने के लिए आप कौन ले भैया मेरी जेब तैयार है ले जा, ऐसा मत कीजिएगा। सरलता इतनी होनी चाहिए कि ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत। धर्म में आपका भाव जागेगा। बुधवार का अवसर है। बुध इन दिनों थोड़े से कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं, तो बुद्धि को थोड़ा ताकत देने का प्रयास कीजिए। हरी चीज़ों का दान करें, हरी चीज़ों का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, साबुत मूंग का दान कर सकते हैं, पालक का दान कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे भी करें। और नहीं तो ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग से बुधाय नमः इस मंत्र का जप कर लें, और नहीं तो ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए, क्योंकि बुद्धि के स्वामी तो गणेश जी ही हैं और बुधवार का अवसर ही है। 13 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और साथ में सत्यव्रत है, पूर्णिमा भी आ जाएगी। और इस दिन होली का विशेष तौर पर अष्टक समाप्त हो जाएंगे, होलिका जलाई जाएगी। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से धर्म के भाव में आपकी इच्छा जागती दिखाई दे रही है, धर्मपरायण काम करते दिखाई दे रहे हैं आप, तो अच्छा रहेगा। सरल ज़्यादा रहते दिखाई दे रहे हैं, और मन थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि दो की चाल को देखते हुए समझते हुए भी आप कहेंगे छोड़ कुछ नहीं है, ऐसा ही योग अच्छा रहना चाहिए, एंजाइटी ना पाले तो अच्छा रहेगा। होलिका का सुंदर अवसर है। देखिए बहुत बार क्या होता है हमारे जीवन में, कई बार अप्रत्यक्ष शत्रु हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। नज़र, ये होलिका जो होली जलाई जाती है ना, वो नज़र को दूर करने के लिए, कष्टों को निवारण करने के लिए। भक्त प्रहलाद के समस्त कष्ट हर गई होली। जी हाँ, तो ये होली जलाना बहुत भारतीय संस्कृति में वैज्ञानिक चीज़ है। अभी हम आपको पूरी तरह से एलाबरेट तरीके से उसको समझाने जा रहे हैं। लेकिन आप क्या करना, होली के दिन दृष्टिकोण से धनु राशि वालों बहुत सुंदर उपाय हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम नए कपड़े पहनते हैं, नई गाड़ी लाते हैं, नया घर में रोगन कराते हैं। कोई आया आदमी हमारे घर में, अरे भाई साहब बहुत सुंदर घर बनाया आपने, आप बहुत प्रिय व्यक्ति हैं, बहुत सरल अच्छे व्यक्ति हैं, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, अरे आपका तो आज तो बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व। बस समझ लीजिए कहीं ना कहीं नज़र लग गई, और वो नज़र जो लगती है ना, वो अच्छे भले चले व्यवसाय को भट्टा बैठा देती है। मानते नहीं है लोग, बाद में जब उतर जाती है, जब कष्ट समझ में आ जाए तब जाके ठीक होता है। एक सरलतम उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। आप एक काम कीजिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से लाभ हो सकता है। जौ होंगे, जौ घर में एक हल्दी और एक थोड़े से जौ अपने हाथ में लेकर अपने सिर पर से वार कर उस होलिका की अग्नि में प्रवाहित कर दीजिए। जो होली जल रही है तो वो बहुत सुंदर रहेगी, आपकी समस्त अलाय बलायों को दूर कर देगी। बहुत सारे लोगों की समस्या क्या होती है कि विदेश में रहते हैं, होली जलाते नहीं। अरे थोड़ी सी अग्नि लेकर घर के बाहर एक कोने पर कहीं जलाकर डाल दीजिए। थोड़ा सा, जरूरी थोड़ी इतनी बड़ी होली जलानी है, अरे छोटी सी होली भी जलाकर एक कागज़ पर रखकर जला दीजिए, तो आपके लिए कष्ट का निवारण होगा। दिल्ली में यदि हम होली की बात करें तो होला अष्टक जो समाप्त होंगे, होली जलेगी रात्रि में 11:35 के बाद, क्योंकि होला जो सुबह 10:35 से लेकर रात्रि में 11:29 तक भद्रा रहेगी, तो भद्रा के अंत काल में ही होली जलनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन होली का महत्व बड़ा अद्भुत है, उसको आप समझें। भारतीय संस्कृति में होली का महारात्रि एक बड़ी महत्वपूर्ण महारात्रि है। तंत्र के दृष्टिकोण से इसका स्थान सर्वोच्च कहा गया है। सांसारिक दृष्टिकोण से बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य इस रात्रि में किए जाते हैं, और बड़े नेगेटिव प्रयोग भी कई लोग दुष्प्रवृत्ति जो होते हैं वो करते हैं लोगों को परेशान करने के लिए। तो ऐसे में आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए होलिका का अद्भुत प्रयोग शास्त्र में जो वर्णित है उसके अंदर हम आपको बताते हैं। होलिका का दिन इतना अद्भुत है कि जिसके द्वारा आप ये भी जान सकते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होने के योग हैं। होली की जब जलाई जाती है तो विशेष तौर पर उसका धूम्र उपस्थित होता है, अग्नि की लपटें उठती हैं। वो लपटें जिस दिशा में जाएं उसके अनुसार से उसका प्रभाव शास्त्र के दृष्टिकोण से बताया गया है। और जो राजा इत्यादि होते हैं, शासन तंत्र होता है, उसके अनुसार से आने वाले भविष्य की गणना भी उस दृष्टिकोण से कर सकता है कि उस क्षेत्र में कैसे योग बनने वाले हैं। होलिका का जलने से जो धुआं है जब उठता है, कहा जाता है कि वो सीधा ऊपर जाए, तो ये बहुत बढ़िया यश वृद्धि का योग बनाता है। उस क्षेत्र के लोगों के जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे, उस क्षेत्र के राजा के जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे। अगर होलिका की अग्नि जलते वक्त दक्षिण की तरफ हवा बह रही है, तो ये दिखाती है कि उस क्षेत्र में बीमारियां, जो लोग वहाँ उपस्थित हैं उनके जीवन में शारीरिक तौर पर कष्ट, दुर्घटनाओं का संकेत बनता दिखाई देता है। वहीं यदि पूर्व की तरफ हवा चल रही है और पूर्व की तरफ उसका धुआं, लपटें इत्यादि जा रही हैं, तो ये दिखाती हैं कि विशेष तौर पर
जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे, शांति प्राप्ति के योग बन सकते हैं, अध्यात्म में विकास होने के योग बन सकते हैं, रोजगार इत्यादि में नए उन्नति के अवसर प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। वहीं जहां कहीं क्षेत्रों में यदि उत्तर की हवा बह रही है और उत्तर की तरफ हवा लपटे जा रही हैं तो ये भी शुभ सूचक है, कल्याणकारी है और आगे बढ़ने के सुंदर सूचना को उपस्थित करती है। उस क्षेत्र में आगे आने वाले समय में समृद्धि के योग बनते दिखाई देंगे। लेकिन वही कहीं अग्नि जो है पश्चिम दिशा की तरफ जाने लगे, धुआं पश्चिम दिशा की तरफ जाने लगे तो दिखाता है कि आगे आने वाले क्षेत्र में बीमारियां, विशेष तौर पर खाद्य क्षेत्र में जो कार्य करते हैं, खेती इत्यादि के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं, तो वो आने वाले समय में खेती संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। विभिन्न कीटाणु जो है वो परेशान कर सकते हैं, चेपा इत्यादि विभिन्न बीमारी परेशान कर सकती है खेती करने वाले लोगों को। तो इस प्रकार से अनेक समस्याएं हमारे ऋषियों ने, माघ भट्टरी इत्यादि ने इन सब चीज़ों की सूक्ष्म दृष्टिकोण से व्यवस्था बनाकर समझकर उन सूत्रों को प्रतिपादित किया। होलिका महारात्रि हमारे यहाँ बहुत विशेष है। होलिका के अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए शास्त्र में बताया जाता है कि आप किस प्रकार से, अभी हमने आपको बताएंगे कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको क्या कर लेना चाहिए, जिससे एक छोटा सा उपाय आपके जीवन के बहुत सारे कष्टों को दूर करते आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो वो उपाय भी आप करें तो बहुत बढ़िया माना जाता है। तो इन समस्त चीज़ों को समझते हुए जीवन में आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। कथाएं तो बड़ी विचित्र हैं, वो कथाएं कितनी श्रद्धा के साथ हैं कि देखिए, जो आपने बचपन से सुनी होगी कि होलिका जो थी हिरण्यकश्यप की बहन थी और वो प्रहलाद को लेकर और उस अग्नि में बैठ गई थी। कारण क्या था? कारण ये था कि अहंकार जो है वो सत्य को पहचानने नहीं देता। व्यक्तियों के जीवन में जब अहंकार हो आता है तो वही व्यक्ति जो शुभ कार्य करके उससे शक्ति प्राप्त करिए, वही अहंकारी होकर राक्षस बन जाता है और उसकी प्रवृत्तियां जो हैं वो तामसिक हो जाती हैं और वही जीवन में कष्ट उत्पन्न के योग बना देती है। तो ऐसे में परमात्मा को परमात्मा नहीं समझता। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप दो जो भाई थे, उन्होंने साधना करके ही तो भगवान के भक्त बनकर ही तो शक्ति प्राप्त करी थी। लेकिन जब शक्ति प्राप्त हो गई तो अहंकार ऐसा उत्पन्न हो गया इस उसमें संसार के अंदर रहते रहते कि नहीं, हम ही साक्षात परात्पर ब्रह्म हैं। और उनके घर में ही प्रहलाद उत्पन्न हुए, हिरण्यकश्यप के घर में ही प्रहलाद उत्पन्न हुए और उन्हीं प्रहलाद ने भगवान की अनन्य श्रद्धा भक्ति प्राप्त कर कर भगवान के भक्त होने का सुंदर श्रेय प्राप्त किया। जिनको स्वयं भगवान नरसिंह की गोद में बैठने का अवसर मिला हो। ऐसे सोचें कि पापी के घर में उत्पन्न हुआ व्यक्ति कैसे भगवान के उसको गोद में बिठा ले। तो सोचें, आप इस बात को समझे, हम समस्याएं जीवन में लेकर आते हैं लेकिन हम अपनी भक्ति को भूल जाते हैं। प्रहलाद ने वही भक्ति करी, भगवान पर विश्वास रखा और वही विश्वास का सुंदर क्या प्रभाव हुआ कि भगवान की साक्षात, सोचे, जिस पद को प्राप्त करने के लिए किसी और को तो नहीं मिला, अर्जुन तक को भगवान की गोद नहीं मिली, केवल भक्त प्रहलाद को ही वो सुंदर स्थान प्राप्त हुआ कि भगवान विष्णु की गोद में बैठने। किस कारण से? प्रताप से, भक्ति के प्रताप से। भक्ति के प्रताप से वो वहां उस गोद में अवस्थित हुआ। ये घटना कितनी सुंदर दिखाती है कि आप सोचें कि जब हिरण्यकश्यप ने जिस प्रकार से प्रहलाद को अनेक प्रकार से त्रास देने का प्रभाव उत्पन्न किया, अनेक प्रकार से त्रास दिए, कभी पहाड़ से उठा फेंका दिया, कभी हाथी के पैर से नीचे कुचलवाने का प्रयास किया, कभी विष देने का प्रयास किया, लेकिन अंत में होलिका कहती है कि मेरे पास साधना से प्राप्त हुई एक ऐसा वस्त्र है कि जिसको मैं पहन के अग्नि में बैठ जाऊँ, अग्नि जलेगी नहीं। भगवान का प्रताप है, आशीर्वाद है। लेकिन सोचे, भगवान का आशीर्वाद, प्रहलाद को लेके बैठूंगी, प्रहलाद जल जाएगा, मैं नहीं जलूंगी। और जब बैठती है उस अग्नि के अंदर, उस आग के अंदर जाके स्वयं बैठ जाती हैं, तो भगवान का चमत्कार देखें कि वो जो साक्षात भगवान का अमृत उसको प्राप्त था, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त था कि जिसको चद्दर को ओढ़कर वो बैठी थी, जिस मंत्र को जप करती हुई बैठी थी, उसका प्रभाव उसके लिए नेगेटिव हो गया और प्रहलाद वहां जाकर बच गए। वो साक्षात दिखाता है। और अगले दिन जब प्रहलाद बच के निकले तो लोगों ने भस्म से होली खेली। वही वास्तविक होली है। आज सिंथेटिक रंगों का उपयोग करते हुए लोग अनेक प्रकार से वो उपयोग कर लेते हैं, कोई रंग ला रहा है, कोई कुछ और ला रहा है, किस प्रकार से, लेकिन वास्तविक होली वही है जो उस भस्म से खेली जाए।
तो अगले दिन सुबह जाकर जहाँ होली जलाई जाती है वहाँ टीका अवश्य उस भस्म का लगाकर अपने माथे पर अवश्य लगाना चाहिए। कहा जाता है कैसी अलाएं बलाएं हों, भगवान की कृपा से उन सबको ठीक होने का योग बन जाता है। इस बात ध्यान रखिएगा, होली जलाने का जो मुहूर्त है वो करीब करीब रात्रि में, दिल्ली के पंचांग के अनुसार से करीब रात्रि में 11:30 के बजे के बाद ही बनेगा, क्योंकि करीब करीब 11:29 तक भद्रा विद्यमान रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 11:29 के बाद ही होली का जो भद्रा के अंतकाल होने के बाद ही होली जलाई जानी चाहिए। लेकिन आज तो होली जलाने का मतलब केवल अग्नि को जलाना ही हो जाता है, कैंप फायर के तौर में लोग उपस्थित कर देते हैं। ना ना ना, इस अग्नि के द्वारा ही आप बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपने अपनी राशि के अनुसार से जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं उसके द्वारा आप कर ले वो छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे टोटके, कि छोटी छोटी चीज़ें अग्नि में उपस्थित कर कर अपनी अलाएं बलाएं, पूरे साल में किए हुए नेगेटिव जो एनर्जी है उन सबको उस यज्ञ की अग्नि में आप भस्म कर सकते हैं। अग्नि ही है तो उसमें विभिन्न तौर पे वो अग्नि जो में सामग्री उपस्थित की जाती है वो उसी प्रकार से समझाती है। इसके साथ साथ होलिका का पूजन का समय जो रहेगा वो करीब करीब सुबह 10:30 से पहले ही रहेगा, क्योंकि 10:30 बजे के आसपास से वो 10:35 पर दिल्ली के पंचांग के अनुसार से बात करें तो होलिका जो भद्रा है वो आरंभ हो जाएगा। तो होलिका का पूजन जो हो वो 10:35 से पहले कर ले, और रात्रि में जब होली जले तो करीब करीब 11:29 पे भद्रा खत्म होगी दिल्ली में, और उसके बाद ही होलिका जलाने का विधान शास्त्र में बताया गया। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो धनु राशि वालों, आपने समझा कि देखिए कितनी सुंदर कथा होली की विद्यमान है शास्त्रों के अंदर, इसका वैज्ञानिक अर्थ हमें समझते हुए कार्य करना चाहिए। साथ साथ इस होलाष्टक के प्रभाव को शांत करने के लिए, अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, जैसा हमने बताया, थोड़ी सी जौ और थोड़ा सा एक हल्दी की गांठ लेकर अपने सिर पर से वार कर ओम नमः शिवाय का पाठ कर 7 बार कर लीजिए और उसको वार कर दीजिए, अग्नि के अंदर डाल दीजिए। देखिएगा कैसे ही पूरे वर्ष में अलाएं बलाएं जो भी कष्ट के निवारण है वो सब हो जाएंगे। इस दिन सत्यव्रत भी है तो भगवान का सुंदर पाठ करें और पूजन करें, और भगवान का ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप कर कर सुंदर रूप से व्रत करने से, चंद्रमा के दर्शन कर लेने से कष्ट निवारण करने का योग बन जाता है। 14 तारीख को चंद्रमा का जन्मदिवस भी है। जी हाँ, जो फागुन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का जन्मदिवस होता है। ये भारतीय संस्कृति है जो हर चीज़ की उदय किस प्रकार से बन रहा है, कैसे बना है, कब हुआ है। तो अनुसुईया जी के गर्भ से इस दिन भगवान चंद्रदेव ने जन्म भी लिया था। बहुत सारे लोग कहेंगे कथा तो ऐसी है कि चंद्रमा जो है समुद्र से निकले थे, या चंद्रमा बाद में प्रवेश किए थे। उससे पहले तो चंद्रमा आदिकाल से जब प्रकाश देना आरंभ किए तो उस दिन अनुसुईया के गर्भ से ही वहाँ भगवान चंद्रमा का जन्म माना जाता है। तो ये तो कालांतर में जैसे लक्ष्मी जी प्रवेश कर गई थी, चंद्रमा भी उसी तरह से प्रवेश कर गए। तो वो कथा आपको कभी उपस्थित करेंगे तो आप समझ लीजिएगा उसको। तो विशेष तौर पर भारतीय दृष्टिकोण से इस बार इस दिन भगवान चंद्रमा का सुंदर पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। होली है इस दिन, बहुत बहुत शुभकामना, होली आपके लिए बहुत शुभ हो। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन 14 तारीख को विशेष तौर पर शुक्रवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग का बनकर निर्माण होता दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। आने वाले 2-3 दिन आपके लिए बहुत अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। सम्मान के हिसाब से, कई मामलों के हिसाब से आपकी समस्त ग्रहों की पूरी पंचायत जो सामने लगी हुई है उसके सामने आके चंद्रमा भी विराजमान हो गए हैं, और ये अकेले आपके लिए बहुत बढ़िया कार्यों में विजय के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन विशेष तौर पर होली जो सुंदर खेलने की बात चल रही थी, कैसे खेलें होली, आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे सुंदर हमें दिखाई देता है कि आपको विशेष तौर पर सबसे पहले होली खेलनी चाहिए भगवान के साथ। लड्डू गोपाल जी को सुंदर रूप से तैयार करें और हल्दी मिले जल से, केसर मिले जल से एक पंचामृत बनाकर उसमें थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा कपूर इत्यादि मिलाकर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्तवन करते हुए भगवान का सुंदर अभिषेक करें, और उस जल को अपने ऊपर भी डालें, अपने भी खेलें उससे। होली से होली खेले नंद गोपाल जिस प्रकार से सुंदर रूप से है, तो वो आपके लिए होली कल्याणकारी होगी। होली कल्याणकारी योग बनाएगा आपके लिए। इस प्रकार का योग बन रहा है आपके लिए, गजकेसरी योग बनकर निर्माण है। दशम भाव में चंद्रमा विराजमान हो गए हैं, ये आपके लिए कल्याणकारी केतु के साथ बनकर बहुत सुंदर योग बन रहा है आपके लिए। नई दोस्ती बन सकती है, नए लोगों से संपर्क हो सकता है, बस ध्यान रखना है आपको। इस दिन एक और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इस दिन विशेष तौर पर जो सूर्य है परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है। ये 1 महीना आपके लिए विशेष तौर पर कई प्रकार के नए उत्थान के योग बनाने वाला है। विशेष तौर पर जो कपड़े के काम करने वाले हैं, चांदी का काम करने वाले हैं, और कई प्रकार के ऑर्नामेंट्स का काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए तो बहुत सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट में कुछ नया रास्ते आपके लिए बनते दिखाई देंगे ग्रह के दृष्टिकोण से, लेकिन शांत भाव से काम करना है तब आपके लिए। सेहत के लिए भी अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपके लिए।
लेकिन जो लोग लकड़ी का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, उनको सावधान रहना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण से आपकी राशि वाले संबंध में कहीं ना कहीं उनके लिए कष्ट होने के योग बन सकते हैं। सूर्य का परिवर्तन बहुत विशेष रहने वाला है। सूर्य यहाँ पर बैठकर कई ग्रहों को अस्त करने वाले हैं। कई ग्रहों की युति एक साथ बन गई है। अभी तो यहाँ 3 ग्रह थे, अब सूर्य के आने से चतुर्थ ग्रह हो गए आपके चतुर्थ भाव में। तो ये मीन में राशि में प्रवेश करते ही सूर्य ने क्या करना है कि बुध को अस्त कर देना है, फिर शुक्र को अस्त कर देना है, और उसके बाद राहु के साथ सूर्य स्वयं अच्छे नहीं होते हैं, और फिर शनि महाराज भी यहाँ पदार्पण कर लेंगे। तो आपके घर में पूरी पंचायत लग जाएगी ग्रहों की। ऐसे में बहुत सोच समझ के, शांति के साथ, बुद्धि के साथ कोशिश करनी है। और बुद्धि इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से बैठी है शत्रुओं के घर में जाकर। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। उपाय करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। उपाय के तौर पर सबसे अच्छा है कि भगवान सूर्य को नित्य प्रति आप जल दें, और वो थोड़ा सा अगर अच्छा होगा कि थोड़ा सा जौ और थोड़ा सा हल्दी डाल के जल देंगे तो आपके लिए कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। पीला पुष्प अवश्य होना चाहिए उसके अंदर। इस दिन, होली के दिन, बड़ा सुंदर एक योग बनता है एंजाइटी को दूर करने का, जिसको कहा जाता है अशोक व्रत, और विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ के अंदर उसका वर्णन मिलता है। जिसको सो कॉल्ड आज की तारीख में जो कल्चर्ड लोग हैं, अपने आप को ज़्यादा टाई लगा के घूमने वाले मॉडर्न लोग हैं, कहते हैं बड़े यार गलत है, तो मूर्ख लोग होली खेलते हैं। ऐसे आपने देखा होगा भारत में, गाँव में इत्यादि में बहुत सारे लोग मिट्टी पानी में मिलाकर और उसके ऊपर एक दूसरे से डाल देते हैं और कहते हैं होली है। आपको लगता है अरे ये तो मूर्खता है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से, अध्यात्म के दृष्टिकोण से इस दिन अशोक व्रत है, और कहा जाता है कि फागुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन मिट्टी मिले हुए जल से स्नान करने से और अशोक के पेड़ के नीचे बैठने से ये अशोक व्रत पूर्ण होता है, और एंजाइटी दूर होती है। शोक, एंजाइटी, जो विशेष तौर पर स्ट्रेस है, उसको दूर करने के लिए ये उपाय किया जाता है। और हमने स्वयं अपने हॉस्पिटल में देखा है, जो दिल्ली में हमारा हॉस्पिटल है, विवेकानंद हॉस्पिटल, वहाँ पर इस एंजाइटी को दूर करने के लिए मिट्टी का चिकित्सा देते हैं। तो समझे, हमारे यहाँ जो भी आज संस्कृति में चलता है वो गलत नहीं है। तो ये मिट्टी से होली खेलना कहीं गलत नहीं है। उसके बाद नहा लीजिए अच्छे से, ये आपकी बीमारियों को ठीक करने के लिए ही काम करती है। तो हमारे शास्त्र में जो कुछ चीज़ें हो रही हैं आज, मॉडर्न सो कॉल्ड लोग जिस प्रकार से चीज़ों को प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं, वो उपाय नहीं है। सीधा उपाय करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ये हमने आपके समक्ष ही बात रखी। 15 तारीख शनिवार का अवसर, इस दिन प्रतिपदा है, चैत्र का महीना आरंभ हो रहा है, और इस दिन एक ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से चतुर्थ भाव में बैठे हुए बुध जो है वो वक्री होंगे, और ये बुध का वक्री होना थोड़ा ध्यान रखिएगा। विशेष तौर पर सूर्य के बहुत जल्दी पास जा रहे हैं, और थोड़ा सा विचारों में स्थिति ऐसी हो सकती है कि विचार लेट हो जाए, या विचार आते आते फिर थोड़ा सा आप गलत ट्रैक पकड़ लें। तो ट्रैक को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन विशेष तौर पर जो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको हरी चीज़ों का दान करना चाहिए। शनि महाराज को थोड़ी ताकत देने का प्रयास करना चाहिए। शनि जो है इस वक्त आपके वैसे ही पुरुषार्थ वाले भाव में बैठे हुए अस्त स्थिति में है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। 16 तारीख का दिन रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि इस दिन विद्यमान है, और इस दिन राहु महाराज बृहस्पति के भाव में चलते हुए बृहस्पति के नक्षत्र में भी योग बना रहे हैं और चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे। ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपके लिए अच्छा होगा कि राहु के मंत्र का जप करें, हो सके तो थोड़ा बिल्ली को दूध डाल दें, ये उपाय करने का प्रयास करें। तो थोड़ा सा नवग्रहों को शांति करने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है, जो करीब करीब सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर को 11 बजे तक चलेगा। तो आप उसमें अपने नवग्रहों की शांति के लिए सुंदर गायत्री का मंत्र और नवग्रहों की शांति के मंत्र का पाठ करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बात कर लेते हैं 17 तारीख सोमवार की। तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है, और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जाएगा। कहीं ना कहीं लाभ के योग बना सकता है आपके लिए। ये आने वाले 2-3 दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन एक और समस्या है, इस दिन बुध अस्त हो जाएंगे, तो विचारों को थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हरी चीज़ों का दान करें, हो सके तो दही से भगवान का अभिषेक करें, भगवान शंकर का, तो वो आपके लिए बुद्ध को शक्ति देने का प्रयास करेगा। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग से बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करें। भद्रा रहेगी, नए कार्यों में आरंभ करने से बचना चाहिए। इस दिन थोड़ा ध्यान अच्छा रहेगा। तो दिल्ली के पंचांग के अनुसार से सुबह से लेकर करीब करीब रात्रि में 7:30 बजे तक भद्रा का योग दिखाई देता है। 18 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्थी तिथि इस दिन विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग जो बन रहा है वो आपके लिए कई स्थितियों में लाभ के रास्ते खोल सकता है। लेकिन कन्याओं का पूजन करना चाहिए,
हो सके तो गणेश जी का पूजन करें, ओम गंगणादि पतये नमः इस मंत्र का जप करें, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छे योग बनाता दिखाई देगा। 19 तारीख के दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग है, जो गजकेसरी योग का निर्माण कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं खर्चा भी बढ़ाता दिखाई दे रहा है ग्रह आपके लिए। बुधवार का अवसर, पंचमी तिथि दिन विद्यमान है और साथ साथ दोपहर सुबह जो है वो अच्छी दिखाई देती है, शाम के समय थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ती दिखाई देगी, थोड़ा सा अन्य से जुर्माना पड़ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस दिन शुक्र भी अस्त हो जाएंगे, तो जो आपने सोची समझी, आपने जो चाल डायरेक्शन पकड़ रखी थी, उसमें आपको रीएनालाइज करने की ज़रूरत है, चीज़ों को बहुत पुनर्विचार कर कर कार्य करने की ज़रूरत है। गजकेसरी योग जरूर निर्माण हो रहा है जो आपके लिए, लेकिन वो निर्माण हो रहा है अष्टमें और जो आपके 12वें भाव में और छठे भाव में, ये रिपु का भाव है। अननेसेसरी थोड़े से आपके जो विरोधी पक्ष हैं आप पर हावी होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी है कि कहीं ना कहीं कुछ लाभ के रास्ते खोल सकती है। तो उसके लिए भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना करना अच्छा रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि श्रीरंग पंचमी है उस दिन। भगवती लक्ष्मी और विष्णु जी की सुंदर उपासना करने से बहुत सारे कष्ट निवारण करने का योग बन सकता है। 20 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें तो ग्रह योग आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ता बनाते दिखाई देंगे आपके लिए। थोड़ा सा आपको बैलेंस होकर चलना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। जो जल्दी काम शैतान का होता है, तो जल्दी के काम को अवॉइड करने का प्रयास करें। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, तो धीरे धीरे कार्य करने का प्रयास करें, सोच समझकर विचार के करने का प्रयास करें। ग्रह बहुत फास्ट है, उठा पटक के योग है, बहुत जल्दी परिवर्तन का योग बनेगा, अच्छा होगा। तो ज्योतिष की ग्रह गणना आपने समझी और दिन पर दिन किस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा वो हमने आपके समक्ष आपकी राशि के अनुसार से पूरा विवेचना उपस्थित करी, और उसके अनुसार से आप उसका लाभ उठाने का प्रयास अवश्य कीजिए। लेकिन ये ओवरऑल जो ग्रहों की गणना है, वास्तविक तौर पर ये समझें कि ये ग्रहों की गणना जो है हर व्यक्ति पर अलग प्रभाव उत्पन्न करती है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि हम समझें कि आपकी जो राशि है वो एक विशेष तौर पर तो 2.5 दिन में एक बार बदलती है, लेकिन हर घंटे 2 घंटे में लग्न बदल जाती है। लेकिन ये ज्योतिष की विवेचना का अवसर है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमें देखने पड़ता है कि कौन सी कुंडली ज़्यादा प्रभावी हो रही है, लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली। ज्योतिष के दृष्टिकोण से केवल एक ही चार्ट नहीं है कि जिसको हम कहें कि भाई इसी के द्वारा सब कुछ निर्धारित हो जाता है। हजारों प्रकार के चार्ट बनते हैं। ये ज्योतिषी अपने अनुभव से वो व्यक्ति को देखकर बताता है कि आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके कौन से लग्न, कौन से ग्रह, कौन से अनुसार किस प्रकार से योग बनाने वाले हैं। चाहे वो आत्मकारक ग्रह कौन सा है आपकी कुंडली में, अमात्य कारक ग्रह कौन सा है, कारकांश ग्रह किस प्रकार से कारक ग्रह कर रहा है, लग्न पद, उपपद, यानी ज्योतिष के अंदर माइन्यूटली अगर डिस्कस करने का हम प्रयास करें तो इतना ज़्यादा वृहद वर्णन ज्योतिष का शास्त्रों के अंतर से किया गया है। लेकिन हम जो जनरल तौर पर हम बात कर रहे होते हैं तो हमको केवल एक ही जन्मांगम चार्ट ही दिखता है, लेकिन उसके अनुसार से चंद्र कुंडली साइड में बनी होती है जिसको राशि के अनुसार से बनाया जाता है, और राशि के अनुसार से हम आपके समक्ष वार्तालाप उपस्थित करते हैं। तो आपकी लग्न कौन सी है, आपकी राशि कौन सी है, उसके अनुसार से यदि आप दोनों चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपको बिल्कुल सही रूप समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में घटनाएं, कम से कम गोचर के दृष्टिकोण से तो आप समझ ही सकते हैं। गोचर का मतलब है आज की तारीख में ग्रह कहाँ किस प्रकार से चल रहे हैं, और वो हम उनको राशि के अनुसार से बांटकर, लग्न के अनुसार से बांटकर हम प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं कि गणनाएं किस प्रकार से जा रही हैं। फिर ये एक अलग विषय बन जाता है कि आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, आपकी कुंडली में दशाएं किस प्रकार की हैं, आपकी कुंडली में जो ग्रहों की अवस्था है वो कितने ताकत में बैठी हैं या निस्तेज होकर बैठे हैं, जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका प्रभाव कितना होगा। व्यक्ति अच्छा हट्टा कट्टा दिखाई दे रहा है, क्या वास्तविक तौर पे उसके अंदर वो ग्रह में ताकत है। आपका ग्रह उच्च का दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर कमज़ोर हो गया, शीर्णस्थ हो गया, या कुंडली में एक ताकत में ग्रह नहीं दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर षोडश वर्ग के अंदर जाकर अच्छे से ताकत में आ गया है, तो वो ग्रहों की स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। फिर ग्रहों की स्थिति ये भी समझने की आवश्यकता है कि किस अवस्था में वो ग्रह हैं, आपकी जन्मपत्री में जो ग्रह है। एक बड़ा विशेष विवेचना है वो हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। हमारे पिताजी के पास एक बहुत कभी कभी ऐसे केस आते हैं। एक व्यक्ति आया जन्मपत्री दिखाने के लिए, और जन्मपत्री देखने के बाद उसकी कुंडली में मृत्यु योग लिखा हुआ था, और वो आया भी उसी कारण से था कि किसी ज्योतिषी ने उसको बताया था कि तेरी कुंडली में मृत्यु योग है और इस दिन तेरी मृत्यु निश्चित है, हो जाएगी। जब वो पिताजी के पास जन्मपत्री दिखाने आया, हम लोग बहुत छोटे थे और हम लोगों ने उस वक्त देखा तो मृत्यु योग साफ साफ बना हुआ है। लेकिन पिताजी ने उसको एक बात विशेष तौर पर बताई कि तेरी मृत्यु होगी भी और तू जिंदा भी रहेगा।
वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्य में कहा कि महाराज आप क्या कह रहे हैं कि मृत्यु होगी भी, जिंदा रहेगा? तो पिताजी ने कहा कि देख, तेरी कुंडली के अंदर जो योग है वो विशेष तौर पर मृत्यु कारक योग तो है, लेकिन जो ग्रह है वो सपनादि अवस्था में है। यानी जो ग्रह की अवस्था है वो स्वप्न में है, ग्रह जागृत अवस्था में नहीं है, स्वप्न में अवस्था में है। तो तेरी मृत्यु सपने में लिखी है, प्रत्यक्ष मृत्यु नहीं लिखी तेरी। और कालांतर में वो समय घटा और जब सामने आया तो व्यक्ति जीवित रहा, मृत्यु हुई, लेकिन सपने में कभी देखते हैं। लेकिन आप सपने में यदि कोई अनुभव करते हैं, कभी किसी का एक्सीडेंट होता है वो सपने में देखता है, या कोई राज्याभिषेक होता देखता है, तो सब सोचे कि मनोभाव उसी प्रकार का होता है कि उतनी प्रसन्नता प्राप्त हो रही होती है कि ये गाड़ी में घूम रहा हूँ, ये कुछ हो रहा है, चोट लगती है तो वैसे ही लगता है कि यार लग गई लग गई लग गई। तो वो स्थिति समझे, यानी वो ग्रहों की अवस्था किस प्रकार से है। यानी ज्योतिष विज्ञान ने एक एक चीज़ को बड़े सुंदर रूप से अनुसंधान करके समझ के उन विवेचनाओं को उपस्थित किया है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से ज्योतिष में विवेचना करते हैं, 1 महीने का कोर्स, 2 महीने का कोर्स, न्यूमरोलॉजी का कोर्स, और न्यूमरोलॉजी से ही लोगों के केवल नंबर को देख के ही बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, देखिए विज्ञान का भाग है ज्योतिष के अंतर्गत, लेकिन वो छोटे छोटे भाग हैं, लेकिन उससे ही लोगों को मतिभ्रम उत्पन्न करने के बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं। तो ये इसको अच्छे से समझें, ज्योतिष विज्ञान वो विज्ञान है जो प्रत्यक्ष रूप से चमत्कार दिखा सकता है। हजारों लोगों के जीवन में उस चमत्कार को लोगों ने अनुभव किया है। बड़े बड़े विरले उद्भट प्रकार के विद्वान लोगों के जीवन में कभी ना कभी टकराए होंगे। तो इसलिए ज्योतिष का विज्ञान को अच्छे से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ये हमने जो विवेचना ग्रहों की गणना आपके समक्ष उपस्थित करी, तो ये इस प्रकार से है कि आप उसके चीज़ों को समझ कर, अभी जो ग्रहों की स्थिति चल रही है इस वक्त ओवरऑल, तो आपने डेट वाइज तो समझा, लेकिन जो ये मार्च का मध्यकाल है ये बहुत विशेष रख रहा है संबंध। सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, कई उत्सव आएंगे, होलाष्टक चल ही रहे हैं, होली भी आने वाली है, उसके बाद संवत परिवर्तन का योग बनने वाला है। शनि महाराज सबसे महत्वपूर्ण है जो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये सारे के सारे परिवर्तन बड़े विशेष प्रभाव उत्पन्न करने वाले होंगे इन सब ग्रहों की गणना के अनुसार से। क्योंकि इस वक्त जैसे सूर्य मीन राशि में प्रवेश करने की योग बना रहे हैं, इसके साथ साथ शुक्र अस्त होने जा रहे हैं, और साथ साथ वक्री भाव में भी ग्रहों की स्थिति बनेगी, बुध वक्री होने जा रहे हैं, और साथ साथ हम देखें कि राहु महाराज भी अपने ग्रह को परिवर्तन करने के जा रहे हैं, बुध अस्त होने के योग बना रहे हैं। और साथ साथ इन सब परिवर्तनों का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण पड़ता है, इन सबको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और ऐसे में यदि हम देखें कि शनि के परिवर्तन से पहले पहले बुध भी अस्त होने जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वातावरण के लिए थोड़ा सा कष्टकारी योग बना सकता है, भूस्खलन के योग बन सकते हैं, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते दिखाई देंगे इन सब ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ। और बुध अस्त होने के कारण से कई राशि विशेष में कई सारी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। चीज़ों को बुध जो है वैसे ही कम से क्षीणस्थ अवस्था में चल रहे हैं और अस्त हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सही ज्ञान में सही समय पर सही रास्ते को अपनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो जो जो उपाय आपको बताए हैं उनको सही से करने का प्रयास करें, और इसके साथ साथ अपनी मूल जन्मपत्री को अवश्य समझाकर, अच्छे योग्य ज्योतिषियों को दिखाकर उनसे विवेचना समय समय पर करती रहनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि हमें काल को, समय को, हमें विशेष तौर पर समय को समझने में सहायता मिल जाती है, और समय को समझ जाते हैं तो आने वाले भविष्य को देखकर, बहुत सारी चीज़ों को समझकर, पूर्वाभास लेकर हम उन जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं, आने वाले सुख को आनंद के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समय समय पर समझते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और तथाकथित तौर पे हम आपके साथ तो वो लगातार जुड़े ही रहते हैं। आपके साथ प्रश्नों के समाधान भी व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और अब तो हमने एक विशेष व्यवस्था बनाई है कि आश्रम पर हर पहले रविवार को एक विशेष तौर पर सेशन रखते हैं कि जिसके अंदर लोग आकर प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। और उसमें हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो फीस वगैरह देने में दिक्कत करते हैं। देखिए, आश्रम है, व्यवस्थाएं भी चलानी है, फीस रखनी जरूरी है, लेकिन जो लोग आश्रम के साथ बिल्कुल आप व्यवस्था में, यज्ञ में आना चाहते हैं, नहीं कोई है अभाव है भगवान की समस्या के कारण से, जीवन समस्या के कारण से, तो हम उसके लिए एक कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। हर रविवार को विशेष तौर पर कार्यक्रम रहेगा, पहले रविवार को, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। उसमें आप आकर डायरेक्टली हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, और आपके प्रश्न जो भी हों हम प्रयास करेंगे माँ भगवती की कृपा से उनका निदान अवश्य आपको दें। भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होने के कोई ना कोई योग बने। और हमारा संस्थान दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, आप वहाँ पर आकर स्वयं मिल सकते हैं। हाँ, फ़ोन पे बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं। देखिए, फ़ोन पे तो बात करनी इतने सारे लोगों से बड़ी मुश्किल होती है। बहुत सारे टीवी चैनल्स वगैरह पे लगातार बहुत सारे कार्यक्रम और जुड़े रहते हैं, तो इतनी ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं हो पाती है।
तो आप कोशिश ये करें स्वयं हर रविवार को विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में, ये बहुत बड़ा पुराना आश्रम है और हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा स्थापित किया गया ये शोध संस्थान, यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। आप उसमें आए, आप देखिएगा, अब माँ भगवती के कृपा से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो मुल्तान से 1947 में आया वो भी यहाँ प्रतिष्ठित है, यज्ञ में भी भाग ले सकते हैं। भंडारे की सुंदर व्यवस्था रहती है, गौशाला है, सबके आप लाभ लें, आपके जीवन में कल्याण होगा, परिवर्तन का योग बनेगा। माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। धन्यवाद।